परफेक्ट। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और सवाल वर्स के एपिसोड 23 में हम लोग बात करने वाले हैं ओमनी मैन के ओरिजिन के बारे में कि वो कौन है, कहां से आया। फिर इसके बाद अटैक ऑन टाइटन में ज़ीक और एरन येगर के प्लान के बारे में। फिर इसके बारे में कि आखिरकार जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में जो सुपरमैन के 4 सूट हमने देखे थे वो कौन कौन से थे, इसके बारे में। और फाइनली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में पावर ब्रोकर कौन है, इसके बारे में। तो बिना किसी की भी नसबंदी करे चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 16 देख लिया एंड अगर आप मेरे जैसे थोड़े बहुत भी जिज्ञासु हो तो आपको सबसे पहले यही चूल मची होगी कि जाके देखें 17वां एपिसोड कब आएगा। लेकिन जैसे ही 17वें एपिसोड की डेट आपने देखी होगी तो आपके साथ भी वही हुआ होगा जैसा मेरे साथ हुआ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये तो अटैक ऑन टाइटन वालों की बहुत पुरानी आदत है, सीजन 1 से करते आ रहे हैं ये काम वो। लेकिन चलो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि आखिरकार अटैक ऑन टाइटन में ज़ीक और एरन दोनों येगर भाई मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मास्टर स्कीम है जिसे अगर वो लोग प्रॉपरली यूज कर लेंगे तो फॉर एवर टाइटन्स के कर्स को इस वर्ल्ड से हटा सकते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एरन और ज़ीक दोनों के पिता ग्रीशा येगर से स्टार्ट करना होगा। ग्रीशा येगर एक्चुअली में मार्ले में पैदा होने वाले एक एल्डियन थे जिनको प्यार हो गया एक रॉयल फैमिली वाले एल्डियन प्रिंसेस या एक लड़की से, और इसके बाद इन दोनों का बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ज़ीक रखा इन्होंने। एंड ये दोनों ही एल्डियंस होने के साथ साथ रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब ये मार्लियंस एल्डियंस के खिलाफ जो कुछ भी करते थे उसके अगेंस्ट में थे। एंड इस तरह से ये अपनी खुद की एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी चला रहे थे सीक्रेटिवली। अब ज़ीक अंदर ही अंदर अपने आप में कॉन्फ्लिक्टेड था कि उससे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के इस वायलेंस वाले एटीट्यूड के साथ प्रॉब्लम है। एंड तभी उसकी मुलाकात होती है टॉम सेवर से। उस समय का बीस्ट टाइटन होता है जो बेसबॉल तो बहुत ही अच्छी तरह से खेल सकता था, लेकिन उसके पास फाइटिंग एबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी। अब टॉम और ज़ीक की जब आपस में मुलाकात होती है तो इन दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग सी बनने लगती है। एंड ज़ीक को रियलाइज होता है कि टॉम की आइडियोलॉजीज काफी हद तक सही हैं। वो एल्डियंस और मार्लियंस का पूरा लफड़ा खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि जब तक टाइटन्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं ये चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। टॉम उसे बताता है कि जो सबसे पहला फाउंडिंग टाइटन था उसके पास पावर थी किसी भी एल्डियन के डीएनए को ऑल्टर करने की। अब इस पूरी चीज को टॉम ने ऐसे समझाया कि आज से कई साल पहले एक बहुत ही डेडली डिजीज थी जो सारे के सारे ह्यूमंस पे स्प्रेड होने लगी थी, लेकिन किंग फ्रेड्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया एंड जितने भी एल्डियंस थे उनका डीएनए चेंज कर दिया, जिस कारण से वो जितने भी एल्डियंस थे वो सब के सब उस प्लेग से इम्यून हो गए। और इसी चीज को सुनकर ज़ीक के दिमाग में आइडिया आया कि अगर वो चाहे तो सारे के सारे एल्डियंस का डीएनए ही ऑल्टर कर सकता है फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करके, ताकि उनमें से कोई भी कभी भी रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए। मतलब एक यूनिवर्सल लेवल की नसबंदी जिसके बाद चाहे कोई भी एल्डियन कितना भी कुछ कर ले उसके बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि शिफ्टर टाइटन मतलब वो दिमाग वाले पावरफुल टाइटन तो तभी क्रिएट होते हैं जब कोई भी पगला मतलब प्योर टाइटन किसी भी शिफ्टर टाइटन को उसके ह्यूमन फॉर्म में खाए। तो अगर इनको 13 साल तक के लिए छोड़ दिया जाए तो ये लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर 13 साल तक कोई भी प्रॉपर एल्डियन चूज नहीं किया गया, मतलब अगर 13 साल पूरे होने पर उस शिफ्टर टाइटन को किसी भी पागल टाइटन या पागल एल्डियन ने कंज्यूम नहीं करा तो उसकी पावर उसके मरने के बाद किसी भी एल्डियन में रैंडमली ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसीलिए ज़ीक को ऐसा लगता है कि अगर एल्डियंस कभी बच्चे पैदा कर ही नहीं पाएंगे तो उनकी प्रोजेनी वहीं पे रुक जाएगी, मतलब उनका परिवार खानदान सब यहीं खत्म हो जाएगा। एंड इस तरह से आने वाले कुछ सालों के बाद कोई भी टाइटन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब इसमें क्या चाहिए है कि जिसके भी पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है उसके पास उसकी पावर्स को पूरी तरह से यूज करने के लिए रॉयल ब्लड का होना जरूरी है। तो ज़ीक जिसके पास रॉयल ब्लड है वो एरन के पास जाएगा एंड उसके कांटेक्ट में आकर ये एरन अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करेगा एंड इस तरह से ये लोग एल्डियंस के डीएनए के साथ खेलकर इनकी नसबंदी कर देंगे। फिर इसके बाद अगला सवाल ये है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में सुपरमैन के शिप में हमने जो 4 सुपरमैन के सूट्स देखे थे वो कौन कौन से थे। तो बेसिकली अगर आप इन सूट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इनमें से 3 तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले तो सुपरमैन का वही रेड एंड ब्लू वाला सूट आता है जिसके पीछे लाल दुपट्टा है। फिर इसके बाद अगर आप दूसरे वाले सूट को देखोगे तो ये बेसिकली वही सूट है जिसे मैन ऑफ स्टील में फावरा ने पहना था। फावड़ी जो भी नाम है, जॉर्ड की चमची ने पहना था। और ये तो फैंटम जोन में चली गई थी, तो सुपरमैन को इसका सूट मिला कैसे?
तो ये वो वाला सूट नहीं है जो उसने पहना था। इस चीज को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी कि ये शिप आखिरकार अर्थ पे आया तो आया कैसे। तो मैन ऑफ स्टील में हमें ये पता चलता है कि ये वाला क्रिप्टोनियन स्काउट शिप है जो हजारों साल पहले अर्थ पे आ चुका था, और इस पूरे स्काउट शिप का एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में मैन ऑफ स्टील की प्रीक्वल कॉमिक बुक में है, जिसमें हमें ये पता चला कि ये शिप यहाँ पर कैसे आया था। तो ये कॉमिक बुक बताती है कि ये शिप जो है वो कारा लेकर आई थी, मतलब सुपरगर्ल। इस यूनिवर्स में सुपरगर्ल भी एग्जिस्ट करती है, बस वो जैक स्नाइडर ने हमें दिखाई नहीं। तो कारा जो है वो एक स्काउटिंग मिशन के दौरान इस शिप को अर्थ पर लेकर आती है, लेकिन ये शिप यहाँ पे क्रैश लैंड हो जाता है और इसके बाद से हमें कुछ नहीं पता। अब इस खुले हुए पॉट को देखकर हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि सुपरगर्ल मतलब कारा इस दुनिया में काफी हजारों सालों से एग्जिस्ट करती आ रही है, लेकिन बस हमें इस बारे में इसीलिए नहीं पता क्योंकि जैक स्नाइडर ने हमें दिखाया नहीं। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या वो बुढ़ी हो गई है, तो नहीं, क्रिप्टोनियंस की एज कई सालों तक नहीं बढ़ती, तो अभी भी बिल्कुल क्लार्क के जैसी जवान होगी। तो काफी हाई चांसेस है इस बात के कि ये वाला सूट कारा को ही बिलोंग करता था एंड इसीलिए इस शिप में मौजूद है। फिर इसके बाद अगर हम इसके बाद वाले सूट को देखेंगे तो आप इसे ब्रेनियक का सूट मत समझ लेना, क्योंकि ब्रेनियक के उसमें 3 गोले होते हैं, इसमें 4 गोले हैं। एंड इस कॉमिक बुक में कारा ने इस सूट को पहना भी था। ये बेसिकली में एक क्रिप्टोनियन आउटपोस्ट का सूट है, जिसका क्या मकसद है तो वही जाने। एंड अगर आप इस चौथे सूट को देखेंगे तो इसे भी हमने मैन ऑफ स्टील में ही देखा था, जिसे जनरल जॉर्ड ने पहना था पूरी की पूरी मूवी में। तो 110% ये भी क्रिप्टोनियन आर्मर ही है, लेकिन किसी बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल का। और सबसे आखिरी में आता है हमारे सुपरमैन का ब्लैक सूट। अब इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, तो अगर आपको देखना है तो लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, जाके उस वाले वीडियो को देख लेना। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे आज के थर्ड क्वेश्चन पे, जो है कि आखिरकार इनविंसिबल में ओमनी मैन है कौन। अब देखो, अगर आप लोगों ने इनविंसिबल नहीं देखा है तो इसमें इस पूरे सेक्शन में उसे लेकर बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होंगे। हो सकता है कि कॉमिक बुक की भी कुछ चीजें मुझे बतानी पड़े जो आगे के शो को स्पॉइल कर सकती हैं। तो अगर आप लोग स्पॉइल नहीं होना चाहते हो, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सेक्शन में उन्हीं चीज़ों को डालूं जो बहुत ज़्यादा कुछ स्पॉइल ना करें, क्योंकि मुझे पूरी स्टोरी मालूम है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग की भी स्पॉइल हो, क्योंकि बहुत औसम है ये सीरीज, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों को डालूंगा, लेकिन फिर भी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल नहीं, हम कुछ जानना ही नहीं है, तो छोड़ देना इस सेक्शन को। तो बेसिकली ओमनी मैन, जिसका इनविंसिबल में एक और नाम है नोलन ग्रेसन, वो एक एलियन है जो विल्ट्रम नाम के प्लैनेट से आया है, और इसीलिए वो अपने आप को विल्ट्रमाइट कहता है। तो विल्ट्रम नाम का प्लैनेट भी एक एलियन प्लैनेट है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब यहाँ पर जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो उड़ सकते हैं, सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ है इनके पास, एंड ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि हमारे अर्थ के जितने भी लोग हैं उनको चींटियों जैसे मसल दे, लिटरली। अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये इतने पावरफुल है तो इनके प्लैनेट पर तो पावर स्ट्रगल पूरा टाइम चलता ही रहता होगा। तो बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने बहुत ही ऊपर लेवल का दिमाग चलाया। ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इन्होंने सोचा कि हम अपने प्लैनेट को राज करने के लिए क्यों लड़े, हम दूसरे प्लैनेट्स को कॉन्कर करेंगे। अब नोलन जो है वो हमारी अर्थ के लिए चूज हुआ और उसे अर्थ पर आकर इसे कॉन्कर करना था। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है। विल्ट्रम प्लैनेट की रिसोर्सेज धीरे धीरे करके खत्म होनी स्टार्ट हो चुकी थी, और इसीलिए ये लोग दूसरे प्लैनेट्स पे जाते थे, उन्हें कहते थे कि हम आपको कॉन्कर करने आए हैं, अगर आप अपने आप को डिफेंड करके सरेंडर करना चाहते हो तो ठीक है, हम आपकी रिसोर्सेज ले लेंगे, लेकिन इसके बदले में हम आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर देंगे। लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो हम आपको मार कर आपके रिसोर्सेज वैसे भी ले लेंगे। तो नोलन अर्थ पे आता है इसको कॉन्कर करने के लिए, लेकिन वो सोचता है कि पहले यहाँ के लोगों के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग बना ली जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद वो आराम से इनको मैनिपुलेट करके इनको कॉन्कर कर लेगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात मार्क की मॉम से हो जाती है, इन दोनों को प्यार हो जाता है और उनका बच्चा हो जाता है मार्क नाम का। अब मार्क के बड़े होते होते तो नोलन अपने मकसद को थोड़ा बहुत भूल चुका था एंड इग्नोर करने लग गया था। लेकिन जैसे ही मार्क को अपनी पावर्स मिलनी स्टार्ट हुई तो नोलन को दोबारा से ध्यान आ गया कि उसे क्या काम करना है, और इसी वजह से उसने सबसे पहले जाके गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारा। एंड अब अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्टोन कोल्ड और रूथलेस टाइप का होने लगा है, स्टीव ऑस्टिन नहीं। तो आने वाले एपिसोड्स में हमें ये चीज भी पता चलेगी कि आखिरकार नोलन ने सारी चीजें क्यों करी और उसका आगे शो में पर्पस क्या होगा। तो इसीलिए मैं इस चीज को अब यहीं पे खत्म करूंगा और ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। फिर इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में पावर ब्रोकर है कौन। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के जितने भी एपिसोड्स आए हैं उन्हें देख लिया होगा, तो आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि इसमें पावर ब्रोकर नाम का कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है, जिसके बारे में मार्वल वाले हमें कंटिन्यूअसली टीज करे जा रहे हैं।
लेकिन उसे दिखाया नहीं है अभी तक। लेकिन फिर भी अब बहुत सारी थ्योरीज पॉपअप होना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं एक एक करके उन सब के बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि हो सकता है कि ज़ीमो पावर ब्रोकर हो। अब ज़ीमो को जितने भी लोगों ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो किया है वो सब जानते होंगे कि कितना बड़ा हरामी रहा है सिविल वॉर में। इसने हमारे टोनी और कैप का पूरा तलाक वलाक सब करा दिया था, जो इतना अच्छा कपल था हमारा। और एक कितना भी एमसीयू का बैटमैन बन ले, प्लेन में उड़ ले, दोस्तों को खिला पिला ले, क्लब्स में डांस कर ले, है ये वही कमीना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़ीमो मुझे लगता है कि पावर ब्रोकर नहीं हो सकता, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ज़ीमो बहुत टाइम से जर्मनी की एक जेल में बंद था, और वहीं से बैठे बैठे बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर लेना, जैसे माद्रिपुर जैसी जगह जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, वहां पर रह के सुपर सोल्जर सीरम को बनवाना, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता था। और दूसरा रीजन ये भी है कि ज़ीमो एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर कोई जानता है कि ज़ीमो कितना बड़ा कमीना है, और अगर ज़ीमो को ही पावर ब्रोकर बनाकर दिखाया जाएगा तो वो मेक सेंस ही नहीं करता। इसीलिए मैं आता हूं दूसरी पॉसिबिलिटी पे, जो है कि शैरन कार्टर पावर ब्रोकर है। अब इस वाले एपिसोड में हमने एक बार फिर से शैरन को देखा, पुरानी यादें ताजा हो गई स्टीव के जमाने वाली। लेकिन ऐसी रोमांटिक बातों को एक तरफ रखते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि शैरन कार्टर पावर ब्रोकर है, जो मुझे भी लगता है कि होने के काफी हाई चांसेस है, क्योंकि जिस वाली शैरन को हमने लास्ट एपिसोड में देखा वो पुरानी शैरन से बहुत डिफरेंट है, जो मुझे लगता है कि माद्रिपुर में होने के लिए, वहां पर सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, जो शैरन की मजबूरी भी थी। एंड ऐसा हो भी सकता है कि पावर ब्रोकर हो, क्योंकि हमें ये चीज समझ में आई है कि पावर ब्रोकर एक पावरफुल इंसान है जिसका माद्रिपुर में काफी हाई इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट वो सारी चीजों को ओवरसी कर रहा है, और अगर आप लोग दीवारों पे देखोगे तो हर कहीं यही लिखा है कि पावर ब्रोकर इज वॉचिंग। और पिछले एपिसोड में माद्रिपुर में जाकर सैम और बकी ने जो भी कांड करे, उन सारी चीजों के बाद शैरन उन्हें बचाने के लिए एग्जैक्ट जगह पे आ गई जहां पर उसे होना चाहिए था। एंड आखिरकार वो सेल्बी को मारा किसने? मोरओवर जो लास्ट में बॉडीगार्ड से कहती है, वो चीज इस पूरे थ्योरी को और भी ज्यादा कंसोलिडेट कर देती है कि उनके पास अब दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब हो सकता है कि दोनों प्रॉब्लम्स कुछ और ही हो, मतलब हो सकता है कि उसके घर में लहसुन प्याज खत्म हो गए हो, लेकिन इस शो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सैम और बकी ही हैं। लेकिन अगर शैरन ही पावर ब्रोकर है तो फिर इन दोनों को वो डॉक्टर नाइजेल के पास लेकर ही क्यों गई? क्योंकि डॉक्टर नाइजेल ही उसका आखिरी उम्मीद थी जो सुपर सोल्जर सीरम को क्रिएट कर सकते थे उसके लिए। तो शैरन अगर पावर ब्रोकर है तो वो अपने ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि शैरन कार्टर पावर ब्रोकर से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हो, लेकिन उसका खुद का पावर ब्रोकर होना यहाँ पर मेक सेंस नहीं करता। अब मुझे पता है कि कल वाले एपिसोड में हमें और भी बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं जो शायद इस पूरी थ्योरी को ऊपर से नीचे पलट के रख दे, क्योंकि जिस हिसाब से फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर चल रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल को सैम गोरा और बकी काला हो जाए। रेसिज्म ओपी। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। फिर इन सब चीजों के बाद अगर आप लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, एकदम फैल्कन के कपड़ों जैसा। तो अगर आपने उसे ग्रे नहीं बनाया है तो प्लीज उसे टच करिए और ग्रे बनाइए अभी के अभी। एंड इसके बाद अगर आप सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, करिए उसको भी। सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी आपको। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वाली टी शर्ट की, रिफ्लेक्टर टी शर्ट। अंधेरे में रोशनी पड़ने पे टिमटिमाती हैं ये। तो अगर आप सभी लोगों ने इन्हें चेकआउट नहीं किया है तो जाइए thecomicverse.com पे कूपन कोड कॉन्गजिला का इस्तेमाल करिए एंड शॉप अवे। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी इस पूरे सिनेरियो पे फिट बैठेगी। तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। तो मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ऐसा लगा खुदा ने रख दिया हमारे दिल पे हाथ, लिया नाम हमारा उन्होंने कुछ ऐसी अदा के साथ। कमलेश लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। एकदम कड़क माल है। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने।